नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस खेल को हैंडबॉल से पहचाना जाता है। ईएस पूर्व 600 की अवधि में आधुनिक हैंडबॉल जैसा खेल एथेंस में खेला जाता था, ऐसा उल्लेख है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मनी में यह खेल खेला जाता था, जिसका श्रेय जर्मन के जिम्नास्टिक कोच मास्टर कॉनरेड ईएस 1990 में को जाता है। शुरुआत में यह खेल इतना लोकप्रिय होने से उसका नियंत्रण इंटरनेशनल मैच्योर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा होता था। धीरे धीरे खेल प्रचलित बनने में ईएस 1928 में 4 अगस्त के दिन आमस्टरडैम की ओलंपिक खेल उत्सव में हैंडबॉल का नियंत्रण और विकास हेतु एक संचालक मंडल की स्थापना हुई, जो ईस्वी 1946 में इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन से पहचाना गया। ईस्वी 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेल पुरुषों के लिए पहली बार दाखिल हुआ, जिसमें जर्मनी विजयी बना था। लेकिन उसके बाद यह खेल ओलंपिक में खेला नहीं गया था। इसे 1762 में म्यूनिच ओलंपिक में यह खेल सिर्फ पुरुषों के लिए फिर से दाखिल हुआ। ईस्वी 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलोत्सव में महिलाओं के लिए भी हैंडबॉल की स्पर्धा सम्मिलित की। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर शालाकीय स्पर्धाओं में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसजीएफआई तथा अन्य स्पर्धाओं के लिए हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया संचालन और नियमन करता है। फिलहाल अधिकांश राज्यों में यह खेल इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों रूप से खेला जाता है। आकृति में दर्शाए अनुसार हैंडबॉल का मैदान आयताकार होता है, जिसकी लंबाई 40 मीटर जबकि चौड़ाई 20 मीटर होती है। 40 मीटर लंबाई वाली रेखाएं साइड लाइन और 20 मीटर लंबी रेखाएं गोल लाइन से पहचानी जाती हैं। मैदान के दो समान हिस्से हों, वैसे मध्य में गोल रेखाओं के समांतर 20 मीटर लंबी रेखा बनाई जाती है, जो मध्य रेखा से पहचानी जाती है। मैदान पर बनाई जाती दो गोल स्तंभ के बीच की रेखा के अलावा अन्य सभी रेखाओं की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है, जबकि दो गोल स्तंभ के बीच की रेखा की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होती है। मैदान की सतह समतल और बिना धूल की सख्त होती है। इंडोर मैदान का सतह लकड़ी का या चोट न पहुंचे ऐसा और फिसल न जाए ऐसे सिंथेटिक्स पदार्थों से बना होता है। मैदान में अंकित किए हुए प्रवेश और उसके माप एक गोल पोस्ट, गोल पोस्ट्स। प्रत्येक गोल रेखा के मध्य भाग में दो गोल स्तंभ के बीच 3 मीटर का अंतर रहे और गोल स्तंभ की पीछे की सतह गोल रेखा की पीछे की धार पर आए वैसे जमीन पर व्यवस्थित रखा जाता है। दोनों गोल स्तंभ पर 3 मीटर का लंबा आड़ा स्तंभ ऐसे रखा जाता है कि जिससे गोल स्तंभ का अंदर का माप 3 मीटर गुणा 2 मीटर हो रहे। गोल स्तंभों की और आड़े स्तंभ की मोटाई तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर x 8 सेंटीमीटर होती है। गोल स्तंभों को सफेद और काले या सफेद और लाल जैसे दो अलग अलग रंगों से रंगा जाता है। आड़े स्तंभ और खड़े स्तंभ के जोड़ के पास दोनों ओर 28 सेंटीमीटर जितना हिस्सा एक ही घट रंग से रंगा जाता है, जबकि बाकी का हिस्सा 20 सेंटीमीटर का अंतर रखकर बारी बारी दो अलग अलग सफेद और काला या सफेद और लाल रंग जैसे पट्टे बना के रंगे जाते हैं। गोल स्तंभ एक ही और सख्त पदार्थ लकड़ा, हल्की धातु या अन्य सिंथेटिक पदार्थों की बनावट का होना चाहिए। गोल स्तंभ के पीछे जाली इस तरह से लगाई जाती है कि जैसे गोल में फेंका हुआ बॉल जाली से टकराकर वापस आने के बदलते गोल में ही रुक जाए। 2 गोल एरिया प्रदेश गोल एरिया लाइन के समांतर और गोल स्तंभ से 6 मीटर दूर 3 प्रत्येक गोल पोस्ट के सामने मैदान के अंदर के भाग में गोल मीटर लंबी एक रेखा बनाई जाती है। इस रेखा के दोनों छोर के गोल स्तंभ को केंद्र बनाकर 6 मीटर की त्रिज्या लेकर छाप लगा के गोल रेखा के साथ जोड़ा जाता है। 6 मीटर की दूरी पर बनाई इस रेखा को गोल प्रवेश रेखा गोल एरिया नाम से पहचाना जाता है। 3 मुक्त फेंक रेखा फ्री थ्रो लाइन गोल स्तंभ को केंद्र के रूप में लेकर 9 मीटर की त्रिज्या लेकर गोल रेखा के दोनों ओर छाप बनाए जाते हैं, जिसको गोल के समांतर 3 मीटर लंबी रेखा को दोनों छोर के साथ जोड़ा जाता है। गोल रेखा से 9 मीटर की दूरी पर बनाई हुई इस चाप रेखा को 15 सेंटीमीटर की जगह रखकर त्रुटक त्रुटक बनाई जाती है, जिसको मुक्त फेंक रेखा से पहचाना जाता है। 4
पेनल्टी रेखा, पेनल्टी लाइन, प्रत्येक गोल रेखा के सामने गोल रेखा के मध्य बिंदु से 7 मीटर की दूरी पर मैदान की मध्य रेखा की और गोल रेखा को समांतर 1 मीटर लंबी रेखा बनाई जाती है, जिसको पेनल्टी रेखा या 7 मीटर रेखा से पहचानी जाती है। 5. गोलकीपर्स बॉर्डर लाइन, गोलकीपर्स रिस्ट्रेनिंग लाइन। गोलकीपर बॉर्डर लाइन 15 सेंटीमीटर लंबी और साइड लाइनों के मध्य में गोल लाइन से 4 मीटर की दूरी पर समांतर होती है। 6. अवेजीकरण स्थान, प्लेस फॉर सब्स्टिट्यूशंस। अंकलेखक तथा समय पंच के टेबल की ओर की साइड लाइन की मध्य रेखा से दोनों ओर 4.45 मीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर लंबी अंदर की ओर तथा 15 सेंटीमीटर बाहर की ओर बनाई जाती है। अवेजी खिलाड़ियों के मैदान में प्रवेश करने तथा मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों को बाहर आने के लिए इस स्थान का उपयोग करना होता है। बॉल, द बॉल। बॉल का ऊपरी भाग चमड़े, रबर या सिंथेटिक पदार्थ, चोट न लगे, से बना हुआ एक ही रंग का होता है। बॉल के ऊपर की सतह चमकदार या सरक जाए ऐसी ज्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए। बॉल का घिराव भाइयों के लिए 58 से 60 सेंटीमीटर तथा बॉल का वजन 425 से 475 ग्राम तक होता है। बहनों के लिए बॉल का घिराव 54 से 56 सेंटीमीटर तथा उसका वजन 325 से 400 ग्राम होता है। खेल एवं स्पर्धा के लिए साधन: बॉल, नेट, स्टॉपवॉच, स्कोर शीट्स, हरे रंग का कार्ड, पीले रंग का कार्ड, लाल रंग का कार्ड। यह सभी कार्ड 9 गुणा 12 सेंटीमीटर के माप के होने चाहिए। हैंडबॉल के कौशल: हैंडबॉल खेल का स्तर सुधारने तथा खेल पर अच्छा नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित कौशल पर प्रभुत्व होना अनिवार्य है। 1. थ्रोइंग, 2. पासिंग, 3. कैचिंग, 4. शूटिंग, 5. गोलकीपिंग, 6. बचाव और आक्रमण। 1. थ्रोइंग, थ्रोइंग। खेल में परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार मैदान के विविध स्थान पर से एक हाथ से, आवश्यकता होने पर 2 हाथ से बॉल को अपने ही दल के खिलाड़ियों को देने या गोल करने के लिए बॉल को फेंकने की क्रिया को थ्रोइंग कहते हैं। अच्छा और असरकारक थ्रो करने के लिए कलाई, कोहनी, कंधे के जोड़ मजबूत होना आवश्यक है। बॉल फेंकने वाले को कौन से स्थान से, कितनी ऊंचाई से और कितने धक्के, फोर्स जोर से बॉल फेंकना है, उसका त्वरित निर्णय लेकर थ्रोइंग की क्रिया करेगा तो वह असरकारक बनेगा। यदि बॉल फेंकने में थोड़ी भी गलती या चूक हो जाए तो बॉल फेंकने का उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा और बॉल विरुद्ध दल के नियंत्रण में आ जाएगा। थ्रोइंग की क्रिया मुख्यतः 4 अलग अलग परिस्थिति में करने में आती है। 1. श्रो ऑफ, 2. थ्रो इन, 3. पेनल्टी थ्रो और 4. मुक्त फेंक। ए. थ्रो ऑफ, थ्रो ऑफ। खेल का प्रारंभ थ्रो ऑफ से करने में आता है। जो दल सिक्का उछाल में, टॉस में विजेता होगा, वह दल मैदान अथवा थ्रो ऑफ दोनों में से किसी एक की पसंदगी करता है। थ्रो ऑफ मैदान के मध्य भाग में से कोई भी दिशा में ले सकते हैं। पंच की व्हिसल का संकेत मिलने के पश्चात थ्रो ऑफ से दूसरे खिलाड़ी को बॉल पास किया जाता है। गोल होने के पश्चात गोल करने वाले से विरुद्ध दल मैदान के मध्य भाग से थ्रो ऑफ से फिर से खेल की शुरुआत करेगा। दूसरे अर्ध समय की शुरुआत करने प्रथम खेल शुरू करने वाले दल से विरुद्ध दल से थ्रो ऑफ लिया जाएगा। थ्रो ऑफ के समय सभी खिलाड़ी थ्रो ऑफ लेने वाले खिलाड़ी से कम 3 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। बी. थ्रो इन, थ्रो इन। खेल के दौरान बॉल साइड लाइन, टच लाइन से बाहर जाए तब जिस खिलाड़ी से बॉल बाहर गया होगा उसके विरुद्ध दल को जब बॉल खेल में रखने के लिए थ्रो इन दिया जाता है। थ्रो इन लेने वाला खिलाड़ी बॉल जिस स्थान से बाहर गया हो वहां से साइड लाइन पर एक पैर रखकर खड़ा रहेगा और दूसरा पैर एक कदम पीछे रखेगा। आगे रखे हुए पैर के विरुद्ध हाथ में बॉल पकड़ के शरीर का वजन पीछे वाले पैर पर से आगे लाकर बॉल मैदान में फेंकेगा। बॉल फेंकने वाले के हाथ में से जब तक बॉल न छूटे तब तक उसका चेहरा मैदान की ओर रहना चाहिए तथा पैर का स्पर्श साइड लाइन से छूटना नहीं चाहिए। सी. पेनल्टी थ्रो, पेनल्टी थ्रो। खेल के दौरान जब बचाव पक्ष का खिलाड़ी गोल होने की सीधी संभावनाओं को जानबूझकर असफल बनाए तब आक्रमण पक्ष के खिलाड़ी को पेनल्टी थ्रो दिया जाता है। पेनल्टी थ्रो करने वाला खिलाड़ी 7 मीटर पेनल्टी रेखा को स्पर्श न हो उस तरीके से
रेखा के पीछे अपना मजबूत पैर रखेगा, जबकि दूसरा पैर अनुकूलता के मुताबिक पीछे रखेगा। आकृति देखें। मजबूत हाथ आगे रखे हुए पैर से विरुद्ध हाथ से बॉल पकड़ के सिर पर पीछे की ओर हाथ खिंचा हुआ रखेगा। शरीर का वजन पीछे के पैर पर रखेगा। थ्रो करने, तेज गति से पीछे के पैर को आगे लाने से शरीर का वजन आगे वाले पैर पर आएगा और बॉल वाला हाथ पीछे से आगे लाकर कलाई की पूरी ताकत से बॉल को गोल के लिए शूट करेगा। डी। मुक्त फेंक, फ्री थ्रो। खेल के दौरान जब बचाव पक्ष का कोई भी खिलाड़ी आक्रमण पक्ष के खिलाड़ी के पास से नियम के विरुद्ध आकर बॉल को छीन ले अथवा नियम के विरुद्ध बॉल लेने का प्रयत्न करे, तब आक्रमण पक्ष के खिलाड़ी को मुक्त फेंक दी जाती है। मुक्त फेंक, फ्री थ्रो 9 मीटर रेखा पर से लिया जाता है। मुक्त फेंक के समय आक्रमण पक्ष के सभी खिलाड़ी गोलकीपर से अलावा 9 मीटर रेखा से बाहर होने चाहिए। मुक्त फेंक लेने वाला खिलाड़ी 9 मीटर रेखा के पीछे खड़ा रहेगा और अपने पास रखे हुए बॉल को वह अपने दल के खिलाड़ी को पास करेगा या खुद ही गोल के लिए शूट करेगा। मुक्त फेंक की समय मुक्त फेंक लेने वाले बचाव पक्ष के खिलाड़ी कम से कम 3 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। 2. पासिंग। पासिंग खेल में अपने ही दल के खिलाड़ियों के बॉल पास करने की क्रिया को पासिंग से जाना जाता है। हैंडबॉल के खेल में दल के सभी खिलाड़ी एक दूसरे के सहयोग और सूझबूझ से खेलें। यह बहुत आवश्यक है। तेजी से बॉल को आगे ले जाते समय बचाव पक्ष के खिलाड़ियों से घिर गए हों, तब घेरे को तोड़ने की स्थिति में पासिंग कौशल अत्यंत महत्व रखता है। खेल की परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार पासिंग की क्रिया भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। यहां पासिंग कौशल की भिन्न भिन्न पद्धति दी गई है। ए। चेस्ट पास। चेस्ट पास खेल में जब अपना खिलाड़ी नजदीक हो 2 से 3 मीटर की दूरी पर और विकल्प दल का कोई खिलाड़ी बीच में न हो, तब चेस्ट पास से बॉल पास किया जाता है। चेस्ट पास की क्रिया एक या दोनों हाथ से बॉल को फेंक कर की जाती है। दोनों पैर थोड़े खुले रखकर या आगे पीछे रखकर खड़ा रहना। बॉल को दोनों हाथों में बॉल के मध्य से पीछे के अर्ध भाग में अंगुलियां फैलाकर पकड़ना। बॉल को पास करने के लिए शरीर का वजन आगे लाकर दोनों हाथ को कोहनी में से सीधा करके धक्के के साथ सामने खड़े हुए अपने ही खिलाड़ी को सीने की ऊंचाई पर मिले वैसे फेंकना चाहिए। पीछे का पैर आगे रखकर संतुलन बनाना चाहिए। एक हाथ से बॉल पास करने के लिए मजबूत हाथ की फैली हुई अंगुलियों से बॉल पकड़कर हथेली के पीछे का हिस्सा सीने के पास आए वैसे रखना और दूसरा हाथ बॉल को सहारा देने में रखना। पीछे के पैर को आगे लाकर और मजबूत हाथ को झटके के साथ सीधा करके सामने खड़े खिलाड़ी को सीने की ऊंचाई पर मिले वैसे बॉल को पास करना चाहिए। बाउंस पास। बाउंस पास जब अपना खिलाड़ी नजदीक हो और प्रतिपक्ष का खिलाड़ी बीच में हो, तब और आक्रमण के समय अन्य कोई रीति से पास दे सके, ऐसी स्थिति न हो, तब बॉल को जमीन पर टकराकर पास करने की क्रिया करने में आती है। चेस्ट पास की तरह ही अधिकांश क्रियाएं करनी होती हैं। सिर्फ बीच में खड़े प्रतिपक्ष के खिलाड़ी के पैर के पास जमीन पर बॉल फटकार को अपने खिलाड़ी को मिले उस तरीके से पास करना होता है। आकृति देखिए। बॉल हाथ में से छूटे उस समय दोनों का एक हाथ को जमीन के समांतर सीधा करने के बदले बॉल जमीन पर जिस स्थान पर टकराता है उस बिंदु की ओर लंबाकर पास की क्रिया पूरी करने में आती है। सी। रीस्ट पास। रिस्ट पास खेल में आक्रमण करते समय अपने खिलाड़ियों को तेजी से पास देने के लिए इस प्रकार के पास का उपयोग होता है। अन्य पास के प्रकारों से इस प्रकार के पास में हाथ में से बॉल छोड़ने की क्रिया तेजी से होती है और तेजी से आए उसके लिए बॉल फेंकते समय मजबूत हाथ की कलाई से बॉल को जोर से धक्का दिया जाता है। रीस्ट पास की क्रिया खिलाड़ी आसपास 1 या 2 स्टेप लेकर करता है। इस समय खिलाड़ी अपने दोनों पैर आगे पीछे और सामान्यतः खुले रखता है। मजबूत हाथ से बॉल पास करने के लिए मजबूत हाथ को थोड़ा अंदर लाकर कलाई के झटके से और हाथों को सीधा करके बॉल को सामने रहे खिलाड़ी के कमर से ऊपर और सीने से सामान्यतः नीचे समांतर जाए वैसे पास करेगा। पास करते समय बचाव पक्ष के खिलाड़ी को ध्यान में रखकर बॉल पास करना चाहिए। डी। ओवरहेड पास।
ओवरहेड पास, खेल के दौरान बॉल को पास करने वाला और उसी दल के खिलाड़ी के बीच में तथा सामने विरुद्ध दल का खिलाड़ी बचाव के लिए खड़ा हो तब चेस्ट पास या बाउंस पास से बॉल नहीं दे सकेंगे। ऐसी स्थिति में ओवरहेड पास अधिक अनुकूल होता है। इस पास की क्रिया करते समय दोनों पैर थोड़ा से खुले और आगे पीछे रखकर जिस हाथ से बॉल को फेंकना हो उस हाथ के कंधे से बाहर की ओर हाथ को लंबाकर सिर से ऊपर के भाग में से बॉल को पास फेंकने में करने में आता है। ई पुश पास पासिंग के इस प्रकार में पास देने की क्रिया अधिकांश चेस्ट पास जैसे ही होती है। दोनों हाथ से बॉल को पीछे के अर्ध भाग में से पकड़कर हाथ की कोहनी में से आगे सीधा करके बॉल को धक्का मारकर सामने को खिलाड़ी की ओर भेजने में आता है। 3 कैचिंग कैचिंग या बॉल रिसीविंग। बॉल खेलों में बॉल को पास करने का जितना महत्व है उतना ही महत्व पास किए हुए फेंके हुए बॉल को पकड़ने का है। पास किया हुआ बॉल अपने दल का खिलाड़ी ठीक तरह से न पकड़े, यदि बॉल पकड़ने में असफल हो जाए तो कितना भी अच्छा पास दिया होगा तो भी परिणाम विपरीत आएगा। बॉल पकड़ने वाले को बॉल इस तरह से पकड़ना चाहिए कि बॉल को पकड़ते समय शरीर पर नियंत्रण रहे, जिससे बॉल को पकड़ने के बाद आगे की क्रियाएं बिना रुके तेजी से और असरकारक रूप से कर सकें। बॉल पकड़ने के लिए बॉल पकड़ने वाले खिलाड़ी को निम्नलिखित बातों पर भार देना होगा। 1. बॉल कितनी दूरी से और कितनी तेजी से आता है उसका अनुमान करना। 2. आते हुए बॉल का इंतजार न करते हुए बॉल की दिशा में आगे बढ़कर बॉल पकड़ना। 3. आते हुए बॉल के सामने दोनों हाथों को पूरी तरह से आगे लंबाकर दोनों हाथों की कलाइयों के नजदीक तथा अंगुलियां खुली और फैलाकर रखना, नजर बॉल पर रखना, साथ ही बचाव पक्ष के खिलाड़ी पर भी नजर रखना। 4. बॉल का संपर्क होते ही बॉल पर अंगुलियों की पकड़ मजबूत करनी, हाथ का कोहनी में से मुड़कर बॉल की गति की दिशा में ले जाना, जिससे बॉल का धक्का नहींवत बनेगा और बॉल हथेली से टकराकर वापस नहीं होगा। 5. ऊंचे से आने वाले बॉल को जंप मारकर हो सके इतनी अधिक ऊंचाई से पकड़ना और एक पैर पर या दोनों पैर के पंजों पर उतरान करके पैर को घुटने में से थोड़ा मोड़कर संतुलन बनाना। 6. बॉल को पकड़ने के बाद आगे की क्रिया बिना रुके तेजी से करना। 4. शूटिंग शूटिंग हैंडबॉल के खेल में निर्धारित समय में जिस दल के अधिक अंक हुए हों वह दल विजेता होता है। अंक दल के किए हुए गोल की संख्या पर आधारित है और गोल करने में शूटिंग का महत्व अधिक है। खेल के दौरान गोल एरिया के बाहर से बॉल को गोल पोस्ट में फेंकने की क्रिया कौशल को शूटिंग कहते हैं। गोल का मुख्य आधार शूटिंग के कौशल पर होता है, इसलिए हैंडबॉल खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के लिए शूटिंग को कौशल पर प्रभुत्व पाना अति आवश्यक है। एक या दोनों हाथों से शूटिंग कर सकते हैं। ज्यादातर शूटिंग करने के लिए खिलाड़ी ड्रिबल करते हुए आता है और 9 मीटर लाइन से पहले 1, 2 या 3 स्टेप लेकर शूटिंग करता है। शूटिंग के दौरान मजबूत पैर आगे और विरुद्ध मजबूत हाथ में बॉल पकड़ा होता है। अंतिम कदम लेकर खिलाड़ी ऊंचे और लंबा ठेक लेकर हवा में ऊपर जाता है। इस समय बॉल वाला हाथ पीछे ले जाकर पूरी ताकत से आगे की ओर लाकर जमीन पर पैर रखने से पूर्व बॉल को गोल में शूट करता है। शूटिंग की क्रिया निम्नलिखित भिन्न प्रकार से की जाती है। ए. लॉन्ग जंप शॉट लॉन्ग जंप शॉट शूटिंग कौशल के प्रकारों में इस प्रकार का महत्व अधिकतम है, क्योंकि मैदान में अलग अलग स्थान से शरीर की पूर्व गति का उपयोग करके और बचाव पक्ष के खिलाड़ियों को चकमा देकर शॉट करने से गोल होने की संभावना बढ़ जाती है। इस कौशल में बचाव करने वाले खिलाड़ियों के बीच में जगह पड़ने से आक्रमण करने वाला खिलाड़ी अपनी आवश्यकता के अनुसार अंतिम कदम मजबूत पैर आए उस तरीके से 1, 2 या 3 कदम लेकर के ठेक लगाकर हवा में शरीर को मजबूत हाथ की ओर तिरछा करके शरीर को गोल पोस्ट की ओर ले जाएगा। शरीर को आगे की ओर थोड़ा झुका हुआ रखकर बॉल वाले हाथ को आकृति में दर्शाए अनुसार पीछे खींचा हुआ रखेगा और महत्तम ऊंचाई पर से बॉल वाले हाथ को पीछे की दिशा में कंधे की ओर की दिशा तरफ आगे लाकर गोलकीपर को नजर में रखकर पूरे जोर से बॉल को गोल में शॉट करेगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया लगातार और शरीर की
महत्तम गति के साथ करनी होती है। बॉल हाथ में से छूटने के पश्चात जमीन पर मजबूत पैर के पंजे पर उतरान करेगा, घुटने को हल्का सा मोड़ेगा और दोनों हाथों को आगे रखकर संतुलन बनाए रखेगा। बी, हाई जंप शॉट। हाई जंप शॉट खेल में बचाव पक्ष की बचाव पद्धति ज्यादा मजबूत हो अथवा लॉन्ग जंप शॉट या अन्य प्रकार से बॉल शॉट न हो सकता हो। ऐसी स्थिति में हाई जंप शॉट कौशल अधिक असरकारक बनता है। सप्रमाण अधिक ऊंचाई वाले खिलाड़ी इस कौशल पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं। खेल के दौरान इस कौशल का उपयोग 9 मीटर रेखा पर से ऊंचा ठेक लेकर किया जाता है। शूटिंग करने वाला खिलाड़ी 9 मीटर रेखा से नजदीक आते ही हवा में अधिकतम ऊंचाई पर जाकर मजबूत हाथ से बॉल को गोल पोस्ट की ओर शॉट करेगा और नीचे जमीन पर पंजे पर उतरान करेगा। छूटने को हल्का सा मोड़ेगा और दोनों हाथों को थोड़ा आगे लाकर संतुलन बनाएगा। सी, फॉल शॉट। फॉल शॉट खेल में जब आक्रमण करने वाला खिलाड़ी 6 मीटर रेखा की नजदीक में मुक्त हो लेकिन स्टेप लेकर गोल करने की संभावना कम हो, तब फॉल शॉट से गोल कर सकते हैं। सामान्यतः इस कौशल का उपयोग पिवट प्लेयर करता होता है। बचाव पक्ष के खिलाड़ी 6 मीटर रेखा के पास आक्रमण करने वाले खिलाड़ी को रोकने का प्रयत्न करता हो और अपने दल का पिवोट प्लेयर पीपी मुक्त हो, तब उसे अचानक पास द्वारा बॉल मिलते ही खिलाड़ी फॉल शॉट कौशल से गोल करता है। गोल करने के लिए वह जमीन पर से हल्का सा ऊंची ठेक लेकर शरीर को गोल पोस्ट की ओर झुकाकर शॉट करता होने से शॉट करने के बाद प्रथम दोनों हाथ के पंजे पर उतरान करता है। पैरों के पंजे धीरे से जमीन पर आएंगे। शरीर का वजन हाथ के पंजों पर तथा पैरों के पंजों पर रहेगा। 5, गोलकीपिंग। गोलकीपिंग गोल करने में जैसे शूटिंग कौशल का महत्व है, वैसे बचाव करके गोल होने से रोकने में गोलकीपिंग का भी उतना ही महत्व है। गोलकीपर को हमेशा गोल पोस्ट के बीच दीवार की तरह अडिग तैयार रहना होता है। गोलकीपर गोल एरिया में पैर से भी बॉल को रोक सकता है। गोलकीपर गोल एरिया में पैरों से भी बॉल को रोक सकता है, लेकिन हाथ से बॉल रोकना अधिक फायदेमंद होता है। बॉल को अच्छी तरह से रोकने गोलकीपर की नजर सतत बॉल और शॉट करने वाले के हाथ की क्रिया की ओर रहेगी। बॉल जिस दिशा में से आ रहा हो उस ओर तेजी से पैर द्वारा सरक के गति करनी चाहिए। गोलकीपर गोलपोस्ट का अधिकांश भाग कवर कर सके और आ रहे बॉल को अपने शरीर के किसी भी हिस्से से सरलता से रोक सके। गोलकीपर को रोके हुए बॉल को विलंब किए बिना तेजी से अपने खिलाड़ियों को थ्रो कर देना चाहिए। गोलकीपर के हाथ और पैर की क्रियाएं तेज और चप्पल होनी चाहिए। 6, बचाव और आक्रमण। डिफेंस एंड ऑफेंस स्पर्धा के दौरान खेल पर अच्छा नियंत्रण रखने और जीत को अपने पक्ष में करने प्रत्येक दल अपने खेल में विविध युक्ति प्रयुक्तियां या व्यूहरचना को अपनाते हैं। ऐसी युक्ति प्रयुक्तियां 2 प्रकार की हैं, ए, बचाव और बी, आक्रमण। यह दोनों प्रकार की प्रयुक्तियां खेल के दौरान साथ साथ ही चलती हैं। यहां दोनों प्रयुक्तियों को एक के बाद एक समझेंगे। ए, बचाव, डिफेंस। विरुद्ध दल के आक्रमण के सामने बचाव करने की 2 पद्धतियां हैं। आई, व्यक्तिगत बचाव, आई, समूह बचाव, आई, व्यक्तिगत बचाव, इंडिविजुअल डिफेंस। खेल के दौरान आक्रमण करने वाले खिलाड़ी को बॉल लेकर आगे बढ़ने से रोकने, ड्रिबल या पास करने की क्रिया को बिना सरकारक बनाने और गोल करने में सफल होने से रोकने के लिए जब बचाव पक्ष का कोई भी खिलाड़ी नियम में रहकर प्रयास करे, तब उसे व्यक्तिगत बचाव कहते हैं। यहां दल का प्रत्येक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धी दल को एक एक खिलाड़ी के सामने बचाव करते होने से इसे मैन टू मैन डिफेंस भी कहते हैं। व्यक्तिगत बचाव में खुद को सौंपा हुआ खिलाड़ी मैदान में जिस स्थान पर जाए उस स्थान पर वह रहेगा। व्यक्तिगत बचाव करने वाले खिलाड़ी को प्रतिपक्ष के जिस खिलाड़ी को रोकना हो उसका मैदान पर का स्थान, वह बॉल के साथ है या बॉल के बिना है, ड्रिबल किया है कि नहीं, और उसके पैरों की गति तथा आंखें और कंधे के इशारे ध्यान में रखना आवश्यक है। विरोधी खिलाड़ी के सामने थोड़ा सा पैर खुले रखकर एक हाथ सिर से ऊपर ऊंचा तथा दूसरा हाथ बाजू पर सीधा रखना है और बारी बारी ऊपर का हाथ बाजू पर और बाजू वाले हाथ को ऊपर लगातार ले जाना है। आक्रमण करने वाला प्रथम खिलाड़ी जिस ओर सरके उस ओर बचाव करने वाला प्रथम उस ओर का पैर
एक कदम आगे रखेगा, साथ साथ में दूसरा पैर भी सरका के रखेगा। इस तरह आक्रमण करने वाला जिस दिशा में गति करे, उस ओर बचाव करने वाला चलकर या ठेक के बदले सरक कर अपना स्थान बदलेगा। आई समूह बचाव, टीम डिफेंस। यहां प्रतिस्पर्धी दल के आक्रमण करने वालों को दल के सभी कोर्ट प्लेयर साथ में रहकर बचाव करते हैं, इसलिए इस प्रकार को दल सहित बचाव या समूह बचाव कहते हैं। यहां बचाव करने वाला दल 9 मीटर लाइन के नजदीक में कोई निश्चित आसार से खिलाड़ियों को व्यवस्थित रखकर मोर्चा जोन बनाते हैं, इसलिए इस बचाव प्रयुक्ति को जोन डिफेंस से भी जाना जाता है। समूह बचाव में बॉल पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। आक्रमण करने वाला खिलाड़ी शूटिंग के लिए जिस दिशा में जाए, उस ओर बचाव करने वाले सभी खिलाड़ी मोर्चा बनाए हुए रखकर कम से कम हलन चलन से अपना स्थान बदलकर आक्रमण को निष्फल बनाने का प्रयास करते हैं। बी आक्रमण, ऑफेंस। हैंडबॉल की स्पर्धा में विजयी होने के लिए प्रतिस्पर्धी से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होने से दल के खिलाड़ी का आक्रमण की असरकारक विविध प्रयुक्तियों को खेल की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने में पूरी तरह से सक्षम होना जरूरी है। आक्रमण की कुछ पद्धतियां निम्न अनुसार हैं। 1. फास्ट ब्रेक। खेल के दौरान जब प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी शूटिंग करने 9 मीटर लाइन के पास में आए हों, तब यदि बॉल टेपिंग से या गोल पोस्ट से टकराकर खिलाड़ियों के पास आ जाए, तो बिना रुकावट तेजी से बॉल को ड्रिबल करके ले जाकर शूट करने की फास्ट ब्रेक की पद्धति अधिक प्रचलित है। बॉल ड्रिबल करके 9 मीटर के पास खड़े अपने खिलाड़ी को बिना रुकावट तेजी से बॉल पास करके प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी बचाव के लिए अपने मैदान में वापस आई, उसके पहले बॉल को गोल में शॉट करने में आता है। 2. टू मैन पास एंड शॉट, टू मैन पास एंड शूट। खेल में आक्रमण करने वाले दल ने गोल के लिए बॉल शॉट किया हो, लेकिन गोल पोस्ट को टकरा के या गोलकीपर द्वारा रुका हुआ बॉल पास द्वारा प्राप्त करके दोनों साइड लाइन के नजदीक से दो खिलाड़ी साइड लाइन को समांतर दौड़ते दौड़ते बॉल पासिंग करके आगे बढ़ेंगे और 9 मीटर लाइन नजदीक आते ही जिसको अनुकूल हो वहां बॉल को गोल में शूट करेगा। यहां बॉल पास करते समय लेने वाले की गति को ध्यान में रखकर बॉल उसको आगे मिले उस तरह से पास करना होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।